और मजदूरों को इस दिन एक दिन का अवकाश भी होता है। एक से एक मिले तो खतरा। Right. Welcome to the Inside Story. You're watching me, Rajiv K. Bajaj, on Lemon News. And of course, you can send in your responses on Inside Story at lemonnews.com. That is the email address right over there at the bottom of your screen. Inside Story at lemonnews.com. The story of the day. अभी तक भारतीय जनता पार्टी शिवसेना हो या कांग्रेस एनसीपी हो, दोनों युति, महायुति, गठबंधन, अघाड़ी, जो मर्जी कह लीजिए, अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। उम्मीद हर एक कोई लगा करके बैठा है कि बहुत ही जल्द फैसला हो जाएगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द फैसला हो जाएगा और फैसला मुझे लगता है युति के फेवर में ही होगा, अघाड़ी के फेवर में ही होगा। मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने पैर में इस तरीके से या कुल्हाड़ी मारेंगे या अपने सिर में गोली मारेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी पैर भी उनका, सिर भी उनका, नीति भी उनकी, सीरत भी उनकी, सूरत भी उनकी। आगे इस पर क्या सूरत हाल बनते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ होंगे महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, Minorities Affairs Minister and Textile Minister and also in charge of the Waqf, that is the Waqf Board, आरिफ नसीम खान, मोहम्मद आरिफ नसीम खान हमारे साथ होंगे और उनसे हम बात करेंगे कि भाई आखिरकार ये हो क्या रहा है, कांग्रेस किस तरीके से और क्या लेकर के लोगों के पास एक बार फिर जाने वाली है कि आप हमें 5 बरस माफ़ कीजिएगा 5 बरस और दे दीजिए, 15 बरस तो दे दिए, 5 बरस और दे दीजिए। एक बार फिर कांग्रेस एनसीपी सरकार, यानी चौथी बार कांग्रेस एनसीपी सरकार, आखिरकार लोग आपको वोट क्यों देंगे, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। हम लोग इस बात की भी बात करेंगे कि हिंदुस्तान और चाइना की सीमा पर, ऑन द साइनो इंडियन बॉर्डर, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, बाय द वे, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर in a long time, India has actually faced up to the Chinese, hasn't faced them down yet, but we are still facing up to the Chinese and we are refusing to withdraw. चाइना ने कहा है कि हिंदुस्तान की जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनी है हाइट पर चुमर डिस्ट्रिक्ट में, वो सब हटा ली जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अब देख लें अब तक की खास खबरें। लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। देश की जनता को पीएम का तोहफा मेक इन इंडिया हुआ लॉन्च। पीएम बोले एफडीआई का मतलब फर्स्ट डेवलप इंडिया। सीट बंटवारे को लेकर महायुति में गतिरोध बरकरार, आज हो सकता है महायुति पर फैसला। इसरो की कामयाबी से जल गया पाकिस्तान। इसरो की कामयाबी पर पाक के परमाणु वैज्ञानिक ने नवाज शरीफ को कोसा। बाज नहीं आ रहा है चीन। चीनी सेना ने एक बार फिर की घुसपैठ। इस बार चीन ने सिक्किम में की घुसपैठ। और आज से नवरात्रि की शुरुआत। 9 दिन तक दुर्गा की भक्ति में डूबेगा देश। जगह जगह गरबा कार्यक्रमों का आयोजन। जी हाँ, और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स एंड ऑल्सो द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द वक्फ बोर्ड,
मोहम्मद आरिफ नसीम खान। नसीम खान साहब नमस्कार, राजीव बजाज बोल रहा हूं लेमन न्यूज से। इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद राजीव जी। बड़े दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है, चलिए ओबी पर ही सही, लेकिन फिर भी आरिफ नसीम खान साहब, चुनाव आने वाले हैं, 15 अक्टूबर को चुनाव है और अब तक पूरी तैयारी नहीं हुई है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? कांग्रेस एनसीपी के अलायंस जो बहुत पहले अनाउंस हो जानी चाहिए थी। कैन यू हियर मी सर? आपको आवाज आ रही है नसीम खान जी? जी आ रही है जी। हर एक को पता है कि एकजुट होकर पूरी ताकत से जाना चाहिए, फिर भी ऐसा हो रहा है। अब इसका समाधान किस प्रकार होगा, नसीम खान जी बताएं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, दुर्भाग्यपूर्ण है, जल्दी होना चाहिए। लेकिन अब कुल मिलाकर जहां पे साझा सरकार की बात होती है, दो पार्टियों को साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात अगर हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां, अब मैं कांग्रेस के बारे में जरूर बात कर सकता हूं, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है, उनके नेता क्या सोच रहे हैं, क्यों डिले कर रहे हैं और क्यों नहीं जल्दी बैठकर इसका कुछ अंत करते, ताकि एक मजबूती के साथ, अगर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हम लोग चाहते हैं कि फाशिस्ट ताकतें, सांप्रदायिक ताकतों को रोका जा सके, जो कांग्रेस की मूल विचारधारा है, इसी विचारधारा के तहत कांग्रेस चाहती है कि 15 साल से हम लोगों ने साथ में इस राज्य में काम किया है और सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो, इसीलिए पार्टी आगे बढ़कर 2 कदम आगे बढ़ने का पार्टी ने काम किया है। नहीं तो फार्मूला तो हमारी आगाड़ी का फार्मूला पहले ही तय है। 2004 में हम चुनाव लड़ चुके हैं, 2009 में हम चुनाव लड़ चुके हैं, तो दोनों ही परिस्थितियों में अगर फार्मूले की बात हम करें तो फार्मूला हमारा पहले से तय था। लेकिन इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं ने कुछ नई बातें रखी, उन बातों पे भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए पार्टी ने बैठक की है, बात की है, अपना जवाब दिया है, अपने प्रस्ताव दिए हैं। अब उस प्रस्ताव पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का काम राष्ट्रवादी पार्टी के नेताओं को करना चाहिए और हमें विश्वास है कि वो धर्मनिरपेक्ष दल के और धर्मनिरपेक्ष वोट और मतों का विभाजन नहीं होगा, ऐसा ही फैसला और कदम उठाएंगे। नसीम खान जी, और इस वक्त हमारे साथ हैं मोहम्मद आरिफ नसीम खान, और मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी के लिए अगर आपके पास कोई सवाल हो आप जरूर भेजें और insidestory@lemonnews.com। जी आरिफ नसीम खान जी, अब आप ये बताएं, यू आर द माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, आप ये बताएं कि आखिरकार जो माइनॉरिटीज हैं महाराष्ट्र में, वो आखिरकार कांग्रेस को वोट क्यों दें? क्या मिला है उनको इन 15 वर्षों में, 15 सालों की जो आपकी सरकार रही है? चलिए पहले के आप 10 साल छोड़ भी दीजिए, क्योंकि पहले 10 साल में आपने अच्छा ही काम किया होगा, इसलिए आपको तीसरा मौका मिला। अब चौथा मौका माइनॉरिटीज मिलकर के आपको क्यों दें, उस विषय में जरा बात करें, क्योंकि यह विषय आपके खुद का है। जी बताएं। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी एक सेकुलर आइडियोलॉजी है जी, विचारधारा जो है, और उस विचार जो कांग्रेस की जो विचारधारा है, हमें नहीं लगता है कि देश में और किसी राजनीतिक दल के पास वो विचारधारा होगी। एक बात। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि 5 साल में राज्य के अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या किया गया, माइनॉरिटी के लिए क्या किया गया। बहुत सारे फैसले राजीव जी इस सरकार ने लिया है, ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जी बताएं। सच्चर कमेटी की सिफारिश आई, उसको लागू करने का फैसला देश में अगर किसी सरकार ने सत्ता के लिए गवर्नमेंट की 44 आईटीआई में सेकंड शिफ्ट की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने का काम पिछले 4 साल से हम लोगों ने शुरू किया है। हजारों युवकों को वहां पर डिप्लोमा मिला है औद्योगिक अलग अलग ट्रेड का, आज वो हुनरमंद बन चुके हैं जी। उसी के साथ साथ 15 पॉलिटेक्निक सेकंड शिफ्ट की सिर्फ एक्सक्लूसिव अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए हम लोगों ने शुरू करने का फैसला किया था, वो पिछले 4 साल से शुरू है। उसका कई हजारों लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट को इंजीनियरिंग वगैरह में एडमिशन मिल रहा है और उसका फायदा मिल रहा है जी। उसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे काम, तकरीबन 7 लाख प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और प्रोफेशनल कोर्सेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप देने का काम हम लोग पिछले कई सालों से कर रहे हैं। हर साल तकरीबन अंदाज से 7 लाख बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जो स्कूल है माइनॉरिटी की, उनको 2 से 4 लाख रुपया हर साल प्राइमरी, सेकेंडरी अप टू जूनियर कॉलेज तक उनको बेसिक एमिनिटीज के लिए, बुनियादी सहूलतों के लिए देने की हमने योजना शुरू की है।
लड़कियों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में 100 बेड के 100 बेड के गर्ल्स हॉस्टल बनाने का काम हम लोगों ने शुरू किया है। आज पूरे राज्य में 22 जिले में गर्ल्स हॉस्टल का काम चालू है। 4 जिले के हॉस्टल कंप्लीट हो चुके हैं, उसका उद्घाटन भी कर दिया गया है, उसमें एडमिशंस भी लड़कियों को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर हर क्षेत्र में अल्पसंख्यक विकास विभाग की तरफ से अल्पसंख्यक समाज का चेहरा मोहरा बदले, उनको हर पुलिस की नौकरियों में भर्ती के लिए उनकी ट्रेनिंग कोचिंग शुरू करने का काम किया गया, जहां हजारों बच्चों को पुलिस में नौकरी में उनको सिलेक्शन हो रहा है, उनको फायदा हो रहा है। यूपीएससी ये तो बात रही आपके खुद के डिपार्टमेंट की, नसीम खान जी, ये तो बात रही आपके खुद के डिपार्टमेंट की, और आपको साधुवाद, क्योंकि वास्तविकता में आपने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी दो राय नहीं है इसमें। लेकिन यहां पर 2 सवाल उत्पन्न होते हैं। नंबर 1, क्योंकि आपने सच्चर कमेटी रिपोर्ट की बात की, इसलिए मैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। सच्चर कमेटी रिपोर्ट और उसके बाद जो इन डिटेल रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट बनाई गई, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट के पटल पर रख दी गई थी। उसके बावजूद पिछले 3 सालों में, 3 साल जो आखिर के जो 3 साल थे पार्लियामेंट में, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ, वो एक्ट नहीं बना। जहां तक सच्चर कमेटी रिपोर्ट का प्रश्न है, चलिए महाराष्ट्र सरकार ने इन प्रिंसिपल अडॉप्ट की है, लेकिन उसका जहां तक इंप्लीमेंटेशन का सवाल है, आज तक कितनी इंप्लीमेंट हुई है, मुसलमानों को असल में कितना रिजर्वेशन मिला है महाराष्ट्र में, उसके बारे में जरा बताएं नसीम खान जी। देखिए, सच्चर कमेटी की सभी सिफारिशों को, अधिकांश सिफारिशों को राज्य में लागू किया गया था। आखिर राजू जी, सबसे पहले यह तय करना होगा कि सच्चर, और यह पता लगाना होगा और ये लोगों को समझना होगा कि सच्चर कमेटी की सिफारिश क्या है। जी, जस्टिस सच्चर ने यही तो कहा है कि अल्पसंख्यक समाज, खास करके मुस्लिम समाज के लोग शिक्षा में पीछे हैं, सरकारी नौकरियों में पीछे हैं, बुनियादी सहूलत जो उनके मोहल्ले हैं, जो इलाके हैं, उनको बेसिक एमिनिटीज, नागरिक सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनको उसमें बेरोजगारी जो है, उनमें ट्रेड और उनको हुनर नहीं है, उनके पास हुनर ना होने के कारण उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है। यही सारी बातें तो जस्टिस सच्चर जी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी और सारी चीजों को हमने लागू किया है। हुनरमंद बनाने के लिए ITI कर दिया, हायर एजुकेशन के लिए, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए स्कॉलरशिप हम लोगों ने दे दिया। और आपने कहा मिश्रा कमीशन की बात कही, महाराष्ट्र पहला राज्य है जो मुसलमानों के अलग अलग सेक्शन के 50 से ज्यादा बिरादरियों को 5% रिजर्वेशन देने का फैसला किया, और सिर्फ फैसला नहीं किया बल्कि उसको लागू करने का काम इस महाराष्ट्र में हमने शुरू कर दिया है। आज उसका फायदा पूरे राज्य में लोगों को मिलना शुरू हो गया है। क्या बात? तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी निर्णय अल्पसंख्यक समाज के लिए अगर लेने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। आज भले ही कोई कुछ भी बात कहे, भले ही लोग अलग अलग तरह से बातें करें, मुस्लिम और अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति करें, लेकिन महाराष्ट्र में मुसलमानों का और अल्पसंख्यक समाज का अगर चेहरा मोहरा बदलने का काम किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, इसका हमें फक्र है। नसीम खान जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको, मुबारक हो कि आपने ये सब काम किया। चलिए, ये तो बात रही जहाँ तक कि विकास का काम है, डेवलपमेंट का काम है। और मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जब से मैं नसीम खान जी को जानता हूं, तब से आज तक वो कभी पीछे नहीं हटे हैं, भले वो अल्पसंख्यकों का मामला हो, बहुसंख्यकों का मामला हो, जिस मर्जी का मामला हो, आज तक कभी कोई भी नसीम खान के पास अगर गया है मदद के लिए तो नसीम खान पीछे नहीं हटे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से, बड़े आदर से, बड़ा सबका सम्मान रखते हुए, कि मालेगांव ब्लास्ट में जो बच्चे आज तक जेल में सड़ रहे हैं, उस विषय में आपने क्या किया है, आप ये बताएं। जो दूसरा मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, जिसके लिए मेन एक्यूज साध्वी प्रज्ञा सिंह हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह भी जेल में हैं, और ना जाने कितने मुस्लिम बच्चे आज तक जेल में हैं, उनको आखिरकार छुड़वाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नसीम खान जी बताएं। नहीं, शायद आपको याद राजू जी होगा कि जब ये साधु प्रज्ञा जी के ब्लास्ट केस के अंदर उनको पकड़ा गया, और उनको पकड़ने के पहले उसी केस में मालेगांव के और कुछ नौजवानों को ATS ने, महाराष्ट्र ATS ने अरेस्ट किया था, तो हम लोगों ने उसकी आवाज उठाई जी। उस समय कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी,
यूपीए की चेयरपर्सन, यूपीए की जो अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी जी तक डेलीगेशन मैंने खुद लीड किया था। जी, बिल्कुल। और मैंने खुद कहा था कि याद मुझे है। महाराष्ट्र की एटीएस पर विश्वास नहीं है, याद क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह से एक केस में 2 ग्रुप को अरेस्ट किया है, तो उसमें साफ साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। और उस बार एनआईए के थ्रू जांच की हमने मांग की थी, एनआईए ने जांच की, और उसके बाद चिदम्बरम साहब देश के गृह मंत्री बने, उनसे भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक डेलीगेशन लीड किया, और उसके बाद एनआईए ने कंसर्न दिया और सभी लोगों को जमानत मिल चुकी है और वो रिहा हो चुके हैं, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में फाइनल क्लोजर उसका हो जाएगा। यानी अभी तक केस विड्रॉ नहीं हुआ है, जो केस कैंसिल हो जाना चाहिए था। और दूसरी चीज ये भी है इसी सब्जेक्ट के ऊपर, नसीम खान जी, मैं मानता हूं ये कोर्ट कचहरी का मामला है, लेकिन फिर भी ये पूछना जरूरी है। आप इसका जवाब देते हैं या नहीं देते, ये आपके ऊपर है। मेरा ये मानना है कि जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, आखिरकार ये तो बात बिल्कुल साफ हो गई एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के बाद कि इन बच्चों को गलत तरीके से उठा करके जेल में डाला गया था। तो आपको लगता नहीं है कि इनको कोई कॉम्पेंसेशन भी मिलनी चाहिए? आपको ऐसा लगता नहीं है कि इतने साल इन्होंने गवा दिए जेल में कि इनको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, इनको सरकार की तरफ से एक अपॉलॉजी मिलनी चाहिए? भाई हम लोगों से गलती हुई, आप हमारे नागरिक हैं, हम लोगों ने आपके साथ ज्यादती की है। आपको लगता नहीं है कि ऐसा कुछ करना चाहिए हम लोगों को? नसीम खान जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये सारी चीज का मुद्दा है, ये बातें आपकी एकदम जायज है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि जिन बेगुनाह अगर कोई नौजवान गिरफ्तार किया जाता है ऐसे बड़े केस में, जिससे सामाजिक स्तर पर उनके परिवार पूरे के पूरे उनके परिवार का ढांचा चरमरा जाता है, सामाजिक स्तर पर उनका तिरस्कार लोग करने लगते हैं, उनसे पूरा वातावरण खराब होता है, माहौल खराब होता है। अगर ऐसे बेगुनाह लोगों को इस तरह से किया गया तो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और चूंकि अभी मामला अदालत में अभी तक क्लोजर पे नहीं हुआ है, जिस दिन क्लोजर हो जाएगा उस दिन पहला इंसान महाराष्ट्र में जो होगा, नसीम खान आगे बढ़कर मांग करेगा कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। राइट, एंड वील होल्ड यू टू दैट। याद रखें, नसीम खान जी ने सबसे पहली बार यहीं पर इसी चैनल पे यानी लेमन न्यूज पर, इसी शो में, इनसाइड स्टोरी में सबसे पहली बार यहां पर यह कहा है कि भले जैसे ही क्लोजर होता है आधिकारिक तौर पर कोर्ट्स में, उसके बाद नसीम खान जी पहले वैसे इंसान होंगे जो सबसे पहले आगे जाएंगे और ये कहेंगे कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए और माफ़ीनामा मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है, ये मैं अपनी तरफ से मांग कर रहा हूँ कि सरकार इनसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि भाई आधिकारिक तौर पर हम लोगों से गलती हुई है, आपके इतने साल जो आपने गंवाए हैं उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए नसीम खान जी, और मुझे मालूम है कि आज तक कभी आपने अपने आप को रोका नहीं है, जो बात है वो आपने साफ साफ कही है। आप ये बताएं कि आप जब लोगों के बीच में अब जाएंगे, चुनाव प्रचार जब आप करेंगे, तो आपका मेन फोकस कहां पर रहेगा, किस जगह पर रहेगा आपका मेन फोकस? क्योंकि याद रखें, लोकसभा चुनाव में ऐसी बुरी हार कांग्रेस को आज तक देखने को नहीं मिली है। तो वो जो नरेंद्र मोदी जी की लहर है, सुनामी है, जिसको सुनामी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उसको आप किस प्रकार रोकेंगे? जी बताएं। राजू जी, सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि पूरे देश में कहीं नरेंद्र मोदी जी की सुनामी नहीं है। सिर्फ सुनामी मीडिया में ही दिखाई देती है, लोगों में और जनता में नहीं दिखाई देती है। दो चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा। पहली बात कि लोकसभा के चुनाव के पहले हम कहीं ना कहीं हम लोग कम पड़े और एक लगातार झूठ बोलने वाले लोगों का सही जवाब हम नहीं दे सके, सही तरह से उन्हें हम एक्सपोज नहीं कर सके, ये हमारी गलती रही है। दूसरी बात, जो सरकार मौजूदा सरकार आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार ने और इन्हीं के नेताओं ने, इन्हीं लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले अच्छे दिन के नाम पर देश की जनता को जिस तरह से गुमराह किया था, जो वादे किए थे, आपको याद होगा इन्हीं सबका भाषण था और स्टेटमेंट था कि कांग्रेस पार्टी को आपने 60 साल दिए हैं, हमें 60 दिन दीजिए, हम देश की महंगाई कम कर देंगे। जी बिल्कुल। तो और लोग इनकी बातों में आए, भावनाओं में बहे, इनको लोगों ने समर्थन दिया, इनकी सरकार बनी, हमने अपनी हार स्वीकारी। लेकिन 60 दिन के बजाय 125 दिन हो गया है। अब देश की जनता सवाल पूछने लगी है कि अच्छे दिन कहां गए हैं, और अब लोग जवाब देना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने इनको भरपूर समर्थन दिया था, चाहे बिहार से दिया था या सबसे ज्यादा समर्थन उत्तर प्रदेश से मिला था। आपने देखा कि अभी 8 दिन पहले उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं,
बिहार में इनका सफाया हो गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट जो एमपी चुन के गए हैं वो 12 से 12 सीट वहां पर विधानसभा में हारे हैं। गुजरात जो इनका गढ़ है, गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे देश को धोखा देने का काम इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो किया था, इनके गुजरात में कांग्रेस जीत के आई है। गुजरात की जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। राजस्थान में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार भारी वोटों से चुन के आए हैं। अब पारी है महाराष्ट्र की जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है और महाराष्ट्र की जनता जानती है कि इस देश में महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाने का काम अगर किसी ने किया होगा तो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने किया है, कांग्रेस की सरकारों ने किया है। और आज भी यही हमारे पास मुद्दा है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करती है, सबको साथ में ले चल के विकास के पथ पर आगे बढ़ने का काम करती है। 288 की 288 सीटों पर आप लड़ने के लिए तैयार हैं, और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद क्या होगा वो बताएं। बिल्कुल हम तैयार हैं। हम तो 99 में ही तैयार थे, जब राष्ट्रवादी आज के जो नेता हैं सारे नेता उस समय कांग्रेस में ही हुआ करते थे। जब कांग्रेस छोड़कर अलग हो गए, राष्ट्रवादी उन्होंने बना लिया 1998 में, तो 99 हम चुनाव लड़े और महाराष्ट्र की जनता ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में महाराष्ट्र की जनता ने हमें समर्थन दिया और फिर हम एक हुए ताकि फिर जातिवादी शक्ति ना आगे ना आए और एक होकर हमारी गठबंधन की सरकार बनी और तब से हमारी सरकार बन रही है। अगर मजबूरी ही होगी, राष्ट्रवादी समझौता नहीं करना चाहती तो मजबूरन कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। जी, और आपको यह लगता है कि जो 1999 में हुआ था हो सकता है कि वो एक बार फिर हो जाए, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? उससे अच्छे परिणाम आएंगे राजू जी। हम लोगों को विश्वास है कि बेदाग मुख्य छवि के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम इस राज्य का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस के राज्य मंत्री तक के दामन साफ रहे हैं। ईमानदारी से महाराष्ट्र की जनता की सभी राज्य मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक ने सेवा करने के लिए निर्णय लिया है और उस निर्णय का फायदा आम जनता तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है और महाराष्ट्र की जनता हम लोगों को समर्थन देगी। राइट, मतलब यू हैव डिसाइडेड टू फाइट टुगेदर सेपरेटली इन केस यू कैन फाइट टुगेदर। आई होप यू आर राइट। लेकिन आखिरी सवाल ये, राजनीति में जी मैं मानता हूँ राजनीति में सब कुछ होता है, वो आप बोल दें। आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल, जितने भी सर्वेक्षण हैं वो ये बता रहे हैं, जितने भी हैं सर्वेज जो हैं वो यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के तकरीबन 175 सीट आने के आसार हैं। 175, 175 ऑड। इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? आप नेल्सन के सर्वे की बात कर रहे हैं? मैं एसी नेल्सन की बात कर रहा हूं। जी बताएं। नेल्सन ने तो 122 सीट भारतीय जनता पार्टी को राजू जी दे दिया सर्वे में, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 119 सीट पे चुनाव लड़ती है। तो 110% चुनाव लड़ेंगे 100% और जीत के आएंगे 110%। कितना बकवास इस देश में किया जा रहा है। मीडिया को इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी का मिसयूज करने का काम इस देश में हो रहा है। जब चुनाव होगा तो नतीजे आपके सामने आएंगे। जब चुनाव होगा तो नतीजे हमारे सामने आएंगे। और नसीम खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू एंड धन्यवाद। Right, that is of course Mr. Naseem Khan telling us all about the fact that as far as he's concerned, he is very, very confident about whatever will happen with regard to the election. All right, now let's take a look first at what has happened so far with regard to the Congress NCP. कांग्रेस एनसीपी को लेकर के अब तक क्या हुआ है वो जरा पहले देख लें। और हम आपको बता दें कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की भी वार्ता जारी है, कांग्रेस एनसीपी की भी वार्ता जारी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन सब चीज़ों के नतीजे बाहर आ जाएंगे। उम्मीद यही करते हैं और वो नतीजे पॉजिटिव होंगे। और अगर ना भी हुए तो चारों पार्टियां इकट्ठे अलग अलग लड़ेंगी, अलग अलग लेकिन फिर भी एक साथ, यानी एक साथ लेकिन अलग अलग। That's what I think is going to happen. But in any event, let's take a look at what has happened so far with regard to the Congress and the NCP. महाराष्ट्र में सियासी घमासान इस कदर तेज हो गया है कि जो सियासी दोस्त पहले कभी एक साथ हुआ करते थे वो अब सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में ही लड़ रहे हैं। बेशक हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की महायुति और अघाड़ी की,
महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन टूटने की कगार पर है। एनसीपी लगातार कांग्रेस से 144 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन कांग्रेस किसी भी हालत में अपने सहयोगी पार्टी एनसीपी को 144 सीटें देने के लिए राजी नहीं है। लिहाजा सीटों के बंटवारे का ये घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। साल 2009 के विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने एनसीपी को 114 सीटें दी थी, जबकि कांग्रेस ने खुद 174 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार एनसीपी किसी भी हालत में कांग्रेस से कम सीटें लेने के लिए राजी नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही ओर से सीटों का विवाद सुलझाने के लिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट फैसला दोनों की ओर से नहीं आया है। लिहाजा कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये गठबंधन शायद टूट जाए। कांग्रेस पार्टी के साथ हमारी पिछले 15 वर्षों से महाराष्ट्र में सरकार में हिस्सेदारी है। केंद्र में भी 10 साल हम कांग्रेस पार्टी के हिस्सेदार बनकर रहे। अभी हमको कुछ ऐसी अधिकृत सूचना मिल रही है कि 124 जगह कांग्रेस पार्टी एनसीपी को देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी इतना ही इसमें राय है कि 124 जगह तो हमारी एनसीपी की पहले से ही थी, और अब हम जो चाहते हैं कि हमारी जगह 124 से बढ़ाकर आधी मतलब 144 जगह कांग्रेस और एनसीपी के बीच में बंटवारा हो। हमें कोई अधिकृत प्रस्ताव अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तुरंत नहीं मिला है। इससे ज्यादा जगह के बारे में या और कोई इसका नया प्रस्ताव कुछ उनके तरफ से है, ऐसी अभी कोई हमको जानकारी नहीं है। अगर अघाड़ी टूटती है तो दोनों ही पार्टियों को 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा दोनों ही पार्टियां सीटों के बंटवारे के मसले को बातचीत से हल करने की कवायद में हैं। फिलहाल दोनों ओर से कोई स्पष्ट सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। देखना यह है क्या अघाड़ी बरकरार रह पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। और अगर कांग्रेस एनसीपी का हाल बेहाल है तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में भी तकरार है। हाँ, इतना ज़रूर है, जो अभी खबर मिली है 1 मिनट पहले, उसके मुताबिक बातचीत अभी भी चल रही है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। इसके बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जो मुंबई आने वाले थे, उन्होंने अपना विजिट कैंसिल कर दिया, लेकिन बातचीत अभी भी जारी है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू टेक अ रिस्क। आपको ये बता दें, इसके बावजूद कि जो लेटेस्ट सर्वेक्षण आया है उसके मुताबिक भले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग भी लड़ें, तब भी नतीजे आने के बाद, यानी चुनावी परिणाम आने के बाद, उनकी संख्या फिर भी इतनी होगी कि वो सक्षम होंगे अपने आप सरकार बनाने के लिए। फिलहाल हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र, नाउ ऑफ कोर्स द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम मुंबई, मिस्टर गोपाल शेट्टी। गोपाल शेट्टी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। गोपाल शेट्टी साहब नमस्कार। 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 राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूं, लेमन न्यूज से। नमस्कार राजीव जी। जी नमस्कार जी। गोपाल शेट्टी जी, इस वक्त जो तकरार था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में, क्या अब वो रिजॉल्व हो गया है या अभी भी वैसे का वो स्थिति वैसे की वैसी है? गोपाल शेट्टी जी बताएं। नहीं, जब तक अधिकृत घोषणा होती नहीं तो युति तो अभी है ही ना, कायम है जी, और चाहेंगे कि कायम रहे जी। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का हर कार्यकर्ता, हर नेता चाहता है कि युति टूटे नहीं जी, युति में हम चुनाव लड़े, बिल्कुल। और लेकिन जब तक अधिकृत घोषणा होती नहीं है तब तक तो युति है। अभी घोषणा होने के बाद में पता चलेगा क्या होता है। और गोपाल शेट्टी साहब, आप इनसाइडर हैं, आपको एक एक चीज़ की खबर रहती है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इस वक्त हमारे साथ हैं गोपाल शेट्टी जी, आदरणीय सांसद मुंबई से। गोपाल शेट्टी जी, ये आप बताएं कि आखिरकार ऐसी स्थिति आई क्यों? क्योंकि हमने तो सुना था, और जो पहले 2 दिन पहले जो बात हुई थी, परसों जो बात हुई थी, माफ कीजिएगा, साफ तौर पे ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि भाई सब कुछ हो गया है, एक एक चीज रिजॉल्व हो गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एकदम ये नया ट्विस्ट कैसे आ गया इस कहानी में? ये जानना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आज कांग्रेस और एनसीपी में एक खुशी की लहर सी जो दौड़ रही है। आप ये बताएं कि ये नया ट्विस्ट कैसे आया, गोपाल शेट्टी साहब? नहीं, देखिए, गत 15 दिन से गतिरोध चल रहा है जी। सब कुछ हो गया, ये भी टीवी वाले आप जैसे लोग भी बताते हैं, फिर बाद में नहीं हुआ ये भी बताते हैं। ये 15 दिन चला ये सब कार्यक्रम, और अभी भी आज भी इस क्षण भी तो यही बताया जा रहा है कि अभी बरकरार है, टूटा नहीं है, प्रयत्न शुरू है, चालू है।
और उतना ही अंदर की जो बातें हैं जो आप लोगों को पता चलता है उतना ही हमको भी पता चलता है। और हमको थोड़ा अभी ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो युति टूटे नहीं, हम साथ में लड़े। जी, और हर कोई जी। भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का कार्यकर्ता भी यही चाहता है, क्योंकि जो हमारे जी। रिपोर्टर्स भी बाहर गए हैं सब में यही फीलिंग है। मतदाता भी ये चाहता है, पार्टी जी। के कार्यकर्ता ही नहीं, मतदाता भी ये चाहते हैं कि भाई नहीं, युति बने और डटकर लड़ाई लड़े। जैसा लोकसभा में सफलता मिली वैसे ही विधानसभा में भी सफलता मिले और ये कांग्रेस के लोगों को घर बिठाए 15 साल के लिए। क्योंकि आखिरकार जहां तक आपका सवाल है, आपको पता ही होगा, आखिरी सवाल यह है गोपाल शेट्टी जी कि आप बड़े मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं, सभी को यह मालूम है कि आज की तारीख में अगर युति बरकरार रहती है तो कोई भी फोर्स नहीं है, आज की तारीख में कोई ताकत नहीं है जो आपको सरकार बनाने से रोक सके। तो आपको लगता नहीं कि जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करके फटाफट जो है सीट्स अनाउंस कर देनी चाहिए, कैंडिडेट्स अनाउंस कर देने चाहिए और प्रचार के काम में सबको लग जाना चाहिए? गोपाल शेट्टी साहब, नहीं लगता है, इसीलिए तो प्रयत्न इतने जोरों से शुरू है ना, इतने दिन से शुरू है। महाराष्ट्र के या तो देश के इतिहास में कभी भी किसी भी गठबंधन को बनाए रखने के लिए इतना प्रयास कभी भी किसी भी पार्टी के माध्यम से हुआ नहीं होगा। जो भी फैसले होते हैं 2, 4, 6 दिन में हो जाते हैं जी। इतना इसको हम लोग खींच रहे, तो उसका मतलब ये है कि हम भी चाहते हैं कि युति न टूटे, सरकार आए और महाराष्ट्र को हम प्रगति के पथ पर आगे ले जाए। ये प्रयास है और वो प्रयास अभी भी जारी है। गोपाल शेट्टी साहब, मैंने आपको कहा था कि आखिरी सवाल था, लेकिन आखिरी सवाल अब ये है, ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है 1989 के बाद, 1989 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को एक दूसरे से नेगोशिएट करना पड़ रहा है बाला साहेब ठाकरे और गोपीनाथ मुंडे जी की गैर मौजूदगी में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से भी शायद इतना वक्त लग रहा हो? गोपाल शेट्टी साहब, स्वाभाविक है, इसका भी परिणाम तो है ना। बाला साहब वहां पर, बाला साहब नहीं है, यहाँ पर मुंडे जी नहीं है, इसके लिए इतना होता है। नहीं तो क्या है, बड़े नेता जब कहते हैं देखिए यार देश का माहौल क्यों बदला है कि मोदी जी 1 मिनट में बात कर ही देते हैं, ये करना और ये नहीं करना, बात पूरी हो जाती है जी। वैसे महाराष्ट्र के पास आज नेतृत्व की कमियां हमको महसूस हो रहा है ना। शिवसेना के पास बाला साहब नहीं है, हमारे पास मुंडे जी नहीं है जी, तो इसकी कमी तो महसूस हो रही है। कमी महसूस हो रही है। गोपाल शेट्टी साहब का ये कहना है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकलेगा ताकि सब लोगों के पास आकर के आप ये कह सकें कि महायुति बरकरार है। गोपाल शेट्टी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you. Right, and I hope, I really and truly hope everything remains all right. I tell you what, we also have something by Devendra Fadnavis. Devendra Fadnavis, मुख्यमंत्री उम्मीदवार, यानी हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा सीटें आएँ तो हो सकता है कि हमारे पुराने मित्र देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट ही हैज टू से। ये लेटेस्ट जो उन्होंने कहा है, लेट्स टेक अ लुक at what Mr. Devendra Fadnavis has had to say with regard to the negotiations between the Bharatiya Janata Party and the Shiv Sena. Let's take a look. शिवसेना की ओर से लगातार जिस प्रकार के प्रस्ताव आ रहे हैं उन प्रस्तावों में हमको या हमारे जो बाकी 4 मित्र पक्ष है इनको अकोमोडेट करने के लिए जिस प्रकार का विचार होना चाहिए उस प्रकार का विचार होता नजर नहीं आ रहा। घूम फिरकर प्रस्ताव उसी प्रकार के हमारे पास आ रहे हैं और इसलिए ये जो परिस्थिति अभी तैयार हुई है इस परिस्थिति के ऊपर विचार करने के लिए हम लोग हमारी कोर कमेटी में बैठेंगे। Right, and as far as we are concerned, I think in the end the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena will see sense, and once they see sense, then the Congress and the NCP will have no choice but to come together. मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के जो भी डिफरेंसेस हैं उनके बीच में जो भी तकरार है, जब वो सुलझा लिया जाएगा उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी के पास कोई और विकल्प नहीं होगा, सिर्फ इसके बनस्पत कि वो इकट्ठे आ जाएं। Now if the BJP and the Shiv Sena fight the election separately, then the Congress and the NCP will also fight separately. फिर उसके बाद किसी के पास कोई चारा नहीं होगा। Everybody will fight together separately and then hope for the best after the election results. In this situation, if the Sena BJP is able to arrive, and I think they will, this is my personal opinion, are able to arrive at a workable compromise, after that I don't think there'll be any problem anywhere. यहाँ तक कि एनसीपी को भी, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी 2 या 3 कदम पीछे जाना पड़ेगा
ताकि कांग्रेस के साथ उनकी जो अघाड़ी है वो बरकरार रहे। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन टूटता है, युति टूटती है, तो उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी का भी साथ रहना बड़ा मुश्किल है। दैट इज द लॉजिक ऑफ महाराष्ट्र, राइट? एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस, वी शैल कंटिन्यू विद दिस, आई थिंक इवन टुमारो। कल भी हम भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी के बारे में ज़रूर बात करते रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही जल्द इसका कुछ नतीजा आने वाला, परिणाम बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं आने वाला है। बार बार आप सुनेंगे कि युति टूट गई, फिर आप सुनेंगे अघाड़ी टूट गई, फिर आप सुनेंगे कि अघाड़ी अभी भी ठीक है, अघाड़ी की गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है, युति की जो महायुति है उस महायुति में कुछ और युति बन गई है, एक और युति के बारे में लोग बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आपसे ये सब सुने, लेकिन फिर भी मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये सब ठीक हो जाएगा, राइट? Now, before we go on to China, before we go on to the issue of China, to the issue of the so-called Chinese intrusion into Indian territory, हिंदुस्तान में जो चीन की जो घुसपैठ है, इसके पहले कि हम उसके बारे में बात करें, और हमारे साथ होंगे उसके बारे में बात करने के लिए हमारे पुराने मित्र जनरल हून, जहाँ लेफ्टिनेंट जनरल हून, who was GOC&C Western Command, the man who was the hero of Siachen, the man who conquered Siachen for us. He'll be with us. But before that, let's take a look at the headlines once again. एक बार फिर देखते हैं अब तक की खास खबरों को. Let's take a look once again at the headlines. And when we come back, we will talk about the Chinese intrusion into the country and what it really means. Let's take a look. देश की जनता को पीएम का तोहफा मेक इन इंडिया हुआ लॉन्च। पीएम बोले एफडीआई का मतलब फर्स्ट डेवलप इंडिया। सीट बंटवारे को लेकर महायुति में गतिरोध बरकरार, आज हो सकता है महायुति पर फैसला। इसरो की कामयाबी से जल गया पाकिस्तान। इसरो की कामयाबी पर पाक के परमाणु वैज्ञानिक ने नवाज शरीफ को कोसा। बाज नहीं आ रहा है चीन। चीनी सेना ने एक बार फिर की घुसपैठ। इस बार चीन ने सिक्किम में की घुसपैठ। और आज से नवरात्रि की शुरुआत। 9 दिन तक दुर्गा की भक्ति में डूबेगा देश। जगह जगह गरबा कार्यक्रमों का आयोजन। और भारत और चीन के बीच में आखिरकार जो विवाद है वो है क्या? भारत और चीन के बीच में तकरीबन 8 के करीब ऐसे विवाद हैं जो कि 1950 से चल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो नए हैं। 1962 की लड़ाई के बावजूद, जो छोटी सी लड़ाई हुई थी चीन और हिंदुस्तान के बीच में, ये विवाद सुलझाए नहीं जा सके। जी हाँ, 52 बरस हो गए हैं 1962 की लड़ाई को, लेकिन आज तक ये जो विवाद हैं, ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो शैल वी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, ये आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। Let's first take a look at that, and then we will go to our old friend Lieutenant General P.N. Hoon, retired, the man who conquered the Siachen Glacier for India. We'll go across to him, and there is nobody else who knows that territory better than General Hoon. We'll go across to him after we've seen this. The 8 major disputes that really divide India and China. Let's take a look. एक तरफ तो चीन के राष्ट्रपति भारत आकर भारत के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीनी सेना की घुसपैठ से भारतीय खेमे में रोष की स्थिति होती है। चीन के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते भले ही बेहतर हों, लेकिन सरहद के मसले पर दोनों ही देश हमेशा आमने सामने रहे हैं। यही वजह है कि भारत और चीन के बीच हमेशा विवादों का पुलिंदा रहा है। एक नजर डालते हैं भारत और चीन के बीच 8 बड़े विवादों पर। तिब्बत,
भारत और चीन के बीच तिब्बत राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर बफर का काम करता था। चीन ने 1950 में इसे हटा दिया। भारत तिब्बत को मान्यता दे चुका है, लेकिन तिब्बती शरणार्थियों के बहाने चीन इस मसले पर आए दिन नाक घाव सिकोड़ता रहा है। अक्साई चीन रोड, लद्दाख इलाके में ये सड़क बनाकर चीन ने विवाद का एक और मसला खड़ा कर दिया है। चीन जम्मू कश्मीर को भारत का अंग मानने में आनाकानी करता है, लेकिन पाक कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान का भाग मानने में उसे कोई आपत्ति नहीं। विवादित सीमा, दोनों देशों के बीच तकरीबन 3000 किलोमीटर की सीमा पर कोई स्पष्टता नहीं है। चीन आए दिन सीमा विवाद को भारत पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। अरुणाचल, चीन पूरे अरुणाचल पर अपना दावा जताता रहा है। अरुणाचल में एक जल विद्युत परियोजना के लिए एशिया डेवलपमेंट बैंक से लोन लेने का चीन ने जमकर विरोध किया था। अरुणाचल को विवादित बताने के लिए चीन वहां के निवासियों को स्पेशल वीजा देता है। ब्रह्मपुत्र, चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर कई बांध बना रहा है और उसका पानी वो नहरों के जरिए उत्तरी चीन के इलाकों में ले जाना चाहता है। भविष्य में इस मसले पर विवाद बढ़ने की आशंकाओं को ध्यान में रखकर भारत इस मसले को द्विपक्षीय बातचीत में उठाता रहा है। हिंद महासागर, चीन ने पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर पर अपनी गतिविधियां काफी बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका की साथ साझेदारी में परियोजना शुरू कर वो भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में चीनी गतिविधियां तेज हुई हैं। पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने खुद कहा था कि इन इलाकों में 3 से 4 हजार चीनी कार्यरत हैं, जिनमें PLA के लोग भी हैं। साउथ चाइना सी, अपनी ऊर्जा की जरूरतों को ध्यान में रख चीन साउथ चाइना इलाके में अपना प्रभुत्व कायम करने की पुरजोर कोशिशें कर रहा है। भारत पर अपना दबाव बनाए रखने के लिए चीन भले ही अलग अलग मौकों पर अपने तेवर बदलता रहा हो, लेकिन भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की दुहाई भी देता है। सवाल ये है कि जब सीमा पर ही तनाव हो तो बाकी संबंधों को बेहतर होने की उम्मीद किस लिहाज से की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। And you're watching me, Rajiv K. Bajaj, on Inside Story on Lemon News. And at the moment with us, Lieutenant General Hoon. General Hoon साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आप ये बताएं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की फौज ने चीन की फौज को तकरीबन रोका हुआ है, बगैर गोली फायर किए, बगैर शॉट्स फायर किए, don't you think this reflects, I mean, this is my opinion, of course, you'll have to tell us, I think it reflects the newfound nationalist aggressive stance of the Narendra Modi government. चुमर पे जिस तरीके से चाइनीज फोर्सेस को वहीं का वहीं रोका हुआ है, इसके बावजूद कि वो चाह रहे थे कि हमारी ऑब्जर्वेशन पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ऐसा हम लोगों ने नहीं किया है, उस विषय के बारे में जरा बताएं जनरल हुन साहब। बहुत अहम सवाल आपने किया है जी। जब जिनपिंग इधर आए थे और हमारे प्रधानमंत्री का उनसे मिलाप हुआ था, तो बातचीत भी हुई थी इस बात की कि देयर शुड बी अ सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री क्वेश्चन। इन्होंने लिया था बाउंड्री क्वेश्चन को कि उसको जल्दी हमें सॉल्व करना चाहिए। अगर हम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं बॉर्डर में, तो इसको एक दफा बैठ के इसको खत्म करे। बेशक वो अरुणाचल प्रदेश में था, जहाँ वो चुमार में है, जहाँ वो नथुला में है, जहाँ भी है। अब हमारा क्या प्राइम मिनिस्टर, उनका एक ब्रिलियंट मीटिंग हुई थी जहाँ के वो उनका बर्थडे था और वो अहमदाबाद बुलाए और आउट ऑफ ग्रेट प्रोटोकॉल एंड रिस्पेक्ट प्रधानमंत्री गए उधर और उनको साथ लिया और उनके जो लेडी वाइफ हैं वो भी आई थिंक बहुत ही खुश थे। तो मतलब क्या है इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि जो चाइना है वो ईस्ट में है, चाइना के साथ भी हम अपने ताल्लुकात रखें और
बाकी जो मुल्क हैं, यूएसए हैं और हैं, जापान है, जी कि उनके साथ भी हम बातचीत करें ताकि हमें इकोनॉमिक एड मिले और हम अपने डिफेंसेस भी थोड़ी ठीक कर सकें। जी अब क्या हुआ है, ये बात जो आपने बोली है चुमार की, जी ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बोली है। ये 2-3 दफा ये हो गया है, इस दफा फिर हो रहा था जबकि दोनों फोर्सेस आमो सामने थे। और जब चीन के प्रधानमंत्री आए हैं, ये बातचीत हुई थी कि ये हो रहा है। जी तो अजब की बात जो सब सोचते हैं कि जब इन्होंने मीटिंग किया दोनों प्रधानमंत्रियों ने, तो ये कंटिन्यू क्यों हो रहा है? हमारी फौजें बिल्कुल तैयार हैं, वो पहले से उधर हैं। अब क्वेश्चन है बाउंड्री डिस्प्यूट का। राइट। अब थोड़ा मैं वक्त ले लूं आपका। जी जी बताएं बताएं जी, प्लीज अच्छा। प्लीज गो अहेड सर प्लीज। अच्छा, तो अब क्या हुआ है कि जब ये वापस गए और उधर पता लगा कि ये नहीं हो रहा, जी कि जो चाइनीज फोर्सेस हैं वो ना तो पीछे हटी हैं, पहले थोड़ा पीछे हटी थी, फिर आगे आई है। जी लेकिन हमने अपना फायर रिस्ट्रेन किया और अपनी पोजीशन को हमने बिल्कुल दुरुस्त रखा। जी अब चाइनीज क्या सोच रहे हैं कि अगर हम थोड़ा आगे चले जाएं तो बाउंड्री लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमने ड्रॉ करनी है। राइट। तो जितना मैक्सिमम बेनिफिट हम वो ले सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं लेने जी की। जी जी बिल्कुल। अब उनकी साइड पे बिल्कुल फ्लैट एरिया है, इट्स लाइक डेजर्ट। राइट। और वो टैंक्स भी ले आ सकते हैं, अपने पूरे गन्स भी ले आ सकते हैं और सब कुछ ले आ सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी चुमार एरिया की और त्रिशूल एरिया की। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जब हमने देखी, जब हमने सोचा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जापान गए थे, जी अब जापान के साथ भी हमारी बड़ी जबरदस्त दोस्ती निकली प्रधानमंत्री मोदी की और जापान के अभी जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो हैं, आबे, that's right, sir. उनके साथ बड़ी अच्छी उनका इट वाज गुड, It was a wonderful meeting, that's right. वंडरफुल मीटिंग। That's right, sir. अब जापान जो है ये चाइना के साथ नहीं है। Right. जापान ने अभी भी अपना बयान दिया है कि हमारे जो 6 एयर फ्रिगेट्स विद एयरक्राफ्ट एंड ऑल, हम जो साउथ चाइना सी है उसमें हम लगाना चाहते हैं। Right. और ये तैयारी कर रहे हैं उधर आने की। अब बात क्या है कि जी। जो ऑयल है, ऑयल जी। इज वेरी इंपॉर्टेंट। That's right. इन्होंने एक रास्ता भी बनाया है चीन ने, जी। जो कि अक्साई चीन के थ्रू जाता है। That's right. उसके बाद ये जाता है काराकोरम पास के, एंड देन इट इज लाइक अ रोप राउंड इंडियाज नेक, That's right. and it crosses the east side of the Siachen Glacier. That's right. So हमने उस वक्त जब मैं था, हमने और इंदिरा गांधी जी ने डिसाइड किया जी। कि इसको डोमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता अब रास्ता नहीं रहा है। That's right. इसमें ये रोड बहुत अच्छी बना रहे हैं, ये रेलवे लाइन बनाने लगे हैं और ये अपनी पाइपलाइन तेल के लिए भी कर रहे हैं। Right. अब इनका जो वो प्लान है वो सड़क गिलगित काडू में निकल के और सीधा कराची हार्बर में चली जाती है। जी अब आप देखिए कि क्या पोजीशन है। पोजीशन है कि सडनली जब ये गए तो जो वापस चाइनीज प्रधानमंत्री, तो उधर जाके ये एक रैपिड एक्शन फोर्स का इन्होंने बहुत इस्तेमाल किया और हमें डरा रहे थे। जी और ये रैपिड एक्शन फोर्स एक बड़ी जबरदस्त फोर्स है जिसमें 2 डिविजन्स हैं, उसमें टैंक्स हैं, गन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, सब कुछ है। अब ये सोचने की बात है कि ये, मैं कोई लंबा तो नहीं बोल रहा जी, नहीं बताएं सर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जी बताएं। तो एट द मोमेंट विद अस जनरल हून, मैं अपने दर्शकों को बता दूं इस वक्त जनरल हून हमारे साथ हैं, और जो जनरल हून बता रहे हैं इस वक्त चीन की सीमा पर वास्तविकता में स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, वो समझने के लिए ये सुनना बहुत जरूरी है। जी जनरल साहब बताएं। तो जिस
जिस वक्त ये वापस गए हैं तो जी। इन्होंने जो कि चाइनीज आर्मी है, उधर चाइना में आर्मी आर डिफरेंट। राइट। है अपने जो प्रधानमंत्री आए थे और उधर कोई ये प्रधानमंत्री डज नॉट कंट्रोल द आर्मी, दैट्स राइट, द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ चाइना। दैट्स राइट सर। अब चाइना ये क्यों कर रहा है? आप देखिए कि डेफिनेटली साउथ चाइना सी में चाइना को तकलीफ हो रही है जी, फ्रॉम एवरीबडी, नॉट जस्ट फ्रॉम अस, फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम जापान, फ्रॉम वियतनाम, फ्रॉम थाईलैंड, फ्रॉम इंडोनेशिया एंड फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम एवरीबडी, अगर आप देखें तो। जी हाँ, अभी उन्होंने ये दो right, I think we've lost him. I think we've lost him. We would like to go back to General Hoon. Now let me tell you again that as far as India is concerned, we have a problem with the Chinese. We have a major problem with the Chinese. But for the first time, मैं आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जहां तक नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले ये तय किया गया कि बॉर्डर एरियाज पर, स्पेशली लद्दाख के बॉर्डर एरियाज पर फटाफट एकदम फौरन रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं। तकरीबन 72 रोड्स वहां पर बनाई जा रही हैं ताकि ट्रुप मूवमेंट जो है वो बड़ी आसान हो। उसके अलावा रेल प्रोजेक्ट की भी कल्पना की जा रही है और योजनात्मक तरीके से अब पहली मर्तबा पिछले 10 साल में शायद पहली दफा ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान ने चाइना का जो थ्रेट है बहुत सीरियसली लिया है और चाइनीज को एक मैसेज भेजा है, एक संदेश भेजा है कि भाई आपकी गीदड़ भपकी से अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जनरल साहब, आई एम सो ग्लैड यू आर बैक। General Saab, are you back with us? All right, I think we've lost him. I think there's a bit of a problem as far as the phone is concerned. लेकिन General Hoon जो बता रहे थे, and since we are running out of time, we'll try and get General Hoon back on again tomorrow. And since we really are running out of time, लेकिन जो General Hoon बता रहे थे कि आज की तारीख में चीन को अपनी शक्ति दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी रीच दिखाने के लिए और कोई चारा नहीं है। लेकिन सबसे पहली बार यह ऐसा हुआ है, याद रखें, सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कितने ही वर्षों में, 1987 के बाद, कि हिंदुस्तान ने यह कहा है कि आप एक डिवीजन नहीं 4 डिवीजन ले आइए, पूरे कोर को ले आइए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हिंदुस्तान पीछे नहीं हटा है और हिंदुस्तान ने अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट नहीं हटाई है और ना ही हटाएगा। लेकिन फिलहाल जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना ने घुसपैठ सिर्फ चुमर एरिया में नहीं की है, चाइना ने घुसपैठ सिक्किम में भी की है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट एज वेल। दिस इज द लेटेस्ट, आई थिंक दिस इज टुडेज। आज देयर हैज बीन चाइनीज इंट्रूजन इन द सिक्किम एरिया। लेट्स टेक अ लुक। चुमार में चीन की फौज, आखिर क्या चाहता है चीन? क्यों कर रहा है चीन घुसपैठ? चीन की तरफ से सीमा पर घुसपैठ की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बाद ताजा मामला सिक्किम का है, जहां एक बार फिर चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की है। खबर है कि गंगटोक से 56 किलोमीटर दूर नाथुला बॉर्डर पर मंगलवार को चीनी सैनिकों की भारतीय जवानों से हाथापाई हो गई। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के सैनिक गश्त कर रहे थे और इसी दौरान गश्ती दल आमने सामने आ गए। सरहद पर बाढ़ की दूसरी तरफ मौजूद चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई। भारतीय सेना ने अगली फ्लैग मीटिंग में ये मुद्दा उठाने का फैसला किया है। भारत ने चीन के राजदूत को बुधवार को तलब किया और लद्दाख के चुमार में जारी सैन्य गतिरोध का मुद्दा उठाया। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने चीनी राजदूत ली युचिंग से घुसपैठ के बारे में पूछा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने इस बारे में बताया कि सीमा पर हाल ही में कुछ घटनाओं को लेकर दोनों नेताओं ने बात की थी। उसके बाद की कई घटनाओं को लेकर दोनों देशों में अलग अलग मंचों पर बात हो चुकी है। सार ये है कि कूटनीति जारी है, ये खामोशी से अपना काम कर रही है। बता दें कि लद्दाख में भारतीय जमीन पर बीते कई दिनों से 1000 चीनी और 1500 भारतीय सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं।
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि चीन ने घुसपैठ की घटना को अंजाम दिया हो। चीन लगातार भारतीय सीमा पर इस तरह की घुसपैठ करता आया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार तो चीन ने हद ही कर दी है। एक के बाद एक अलग सीमाओं पर चीन की घुसपैठ ने भारतीय खेमे में उथल-पुथल मचा दी है, लेकिन भारतीय जवान लगातार चीन की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। और जहां तक चीन का प्रश्न है, हिंदुस्तान ने पहली बार चीन को यह संदेश दे दिया है, संकेत दे दिया है कि इस बार भारत पीछे हटने वाला नहीं है। राइट, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन दिस इनसाइड स्टोरी। वील ऑफ कोर्स बी बैक विद यू ऑन द सेम चैनल टुमारो विद अनदर इनसाइड स्टोरी, आपको ये बताते हुए कि अभी भी तनावपूर्ण स्थिति जारी है, सिर्फ हिंदुस्तान और चीन के बॉर्डर पर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बॉर्डर पर भी तनावपूर्ण स्थिति जारी है। और कांग्रेस एनसीपी का जहां तक प्रश्न है, वो शायद ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना क्या करती है, उसके बाद वो कुछ और करेंगे। फिलहाल लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस फ्रॉम मुंबई एंड महाराष्ट्र। वील ऑफ कोर्स बी बैक विद यू राइट ओवर हियर on this same channel, that is Lemon News with Inside Story tomorrow. In the meantime, do send in your responses on Inside Story at lemonnews.com. Bye-bye. बीजेपी शिवसेना में गतिरोध बरकरार। बीजेपी ने कहा, शिवसेना के रवैये से बीजेपी में नाराजगी, महायुति पर आज हो सकता है फैसला। शिवसेना की बीजेपी को धमकी, कहा गठबंधन हुआ खत्म तो बीजेपी को देंगे करारा जवाब। अघाड़ी में भी सीटों के बंटवारे पर अब तक कोई फैसला नहीं। कांग्रेस ने जारी की 119 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की सूची। और कांग्रेस से गठबंधन न होने पर महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ेगी सपा। अबू आसिम आजमी का बयान, कांग्रेस से गठबंधन के पक्ष में है सपा।